गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका फाइनल अकाउंट का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और सबके मतलब देखे। मतलब किसके देखे? हमने 6 हेड्स के मतलब देखे। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज एक्सपेंस। ओके, एक्सपेंस का कनेक्शन किससे है? सर्विस से। सर्विस कभी भी आप लेते हो किसी की और बदले में आउटपुट देते हो, इट बिकम दैट सर्विस इज बिकम एक्सपेंस फॉर यू, और उस सर्विस का एक टाइटल पहले फिक्स करो और उसको फिर एक्सपेंस घोषित कर दो। ओके, और हमने एक्सपेंस का एक और मीनिंग देखा, हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो गई, जिसके लिए तुमको बार बार स्पेंड करना पड़ा, तो दैट थिंग इज ऑल्सो बिकम एक्सपेंस फॉर यू। ये हमने एकदम स्पेसिफिकली देखा, कोई बुक में लिखी हुई बात है, ये सब मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया और आपने हमेशा उसको इंप्लीमेंट किया, राइट, फ्रॉम जर्नल टू अभी तक जितनी एंट्री जर्नी गई आपकी। फिर हमने देखा एक्सपेंसेस बिजनेस में 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंस इज नॉट अ एक्सपेंस, इट्स एसेट्स, बट रेवेन्यू एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज अ एक्सपेंस। और फिर एक्सपेंस 3 टाइप के होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंस। उसी प्रकार इनकम सिनेरी होता है। इनकम का मतलब होता है सर्विस आउट इनपुट इन। जब भी आप किसी को सर्विस दे रहे हो और बदले में कुछ तो भी आ रहा है, जरूरी नहीं हमेशा पैसा आएगा, नो, इनपुट कुछ तो भी आ रहा है, और वो एक सर्विस जो आप दे रहे हो उसका पहले टाइटल डिटरमाइन करो कि वो सर्विस का नाम क्या है, क्योंकि हर टाइप ऑफ सर्विस जो दे रहे हो उसका एक ही टाइटल हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो वो सर्विस को हम इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम बिजनेस में 2 टाइप की होती है, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम इट्स नॉट एक्चुअल इनकम, इट्स लायबिलिटी फॉर यू बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन वन टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। बट जब हम बात करते हैं रेवेन्यू इनकम की, इट्स रिकरिंग नेचर। रिकरिंग का मतलब है जो बार बार मिले आपको। और फिर हमने देखा कि इनकम भी 3 टाइप की होती है रेवेन्यू इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम एंड पर्सनल इनकम, राइट? गॉट इट क्लियर अच्छे से? अब डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है और पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको। ऊपर आने किसने दिया? दीदी ने आपको 12:30 नीचे बोलिए, आप नीचे बैठिए, मैं आता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी लोग। तो कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट इनकम जो होती है ना, डायरेक्ट इनकम, मैडम को बुलाओ ऊपर। डायरेक्ट इनकम जो होती है, डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? जो इनकम हमें गुड्स पे मिलती है, गुड्स पे मिलने वाली इनकम हमें डायरेक्ट इनकम होती है, और इसके अलावा जो भी हम मिलेंगे वो इनडायरेक्ट। अच्छा, वाई गुड्स पे मिलने वाली इनकम डायरेक्ट? क्योंकि बिजनेस का जो मेन रोल है वो डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज से है। तो आप जो मेन नेचर का डील कर रहे हो बिजनेस से, इसलिए वो तुम्हारी डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि वो नेसेसिटी इनकम है। क्या है वो? एक बिजनेस, बीइंग अ बिजनेसमैन, वो इनकम आना बहुत जरूरी है, इसलिए उस इनकम को हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। मैडम आपको समझ में नहीं आना चाहिए, 2 स्टाफ होने के बाद भी आप ऊपर भेज रहे हो उनको। नहीं, वो खुद ही आया, मैम ने उनको 12:30 का टाइम। नहीं तो आपने मुझसे पूछा अभी। मैम से पूछ के आप प्लीज बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। ओके, टर्मिनेट करो उनको 5 दिन का। बेटा तेरे पेरेंट्स को बुलाऊं क्या? बुलाओ साहब, मेरे को गुनगुन मैम ने बोला 12:30 बजे। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। तूने मेरे से पूछ किया? तो गुनगुन मैम से पूछ के आया ना, मैं ऊपर, मैं ऐसे तो ना ऊपर चले आया। गुनगुन मैम ऊपर नहीं आ रही। तो हमने डायरेक्ट इनकम का मीनिंग देखा, जो इनकम गुड्स से मिलती है उस इनकम को अपन बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम का मतलब, डायरेक्ट इनकम का मतलब गुड्स से मिलने वाली इनकम ही क्यों है सर? आपके माइंड में ऐसा आया होगा उस दिन। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि बिजनेस के अंदर हम डील कर रहे हैं गुड्स से। किससे डील कर रहे हैं? ये बात तो मानते हो। और बिजनेस की जान क्या है? गुड्स। यानी एक व्यापारी सुबह 9 बजे जो वो शटर ऊपर कर रहा दुकान का, और रात को 9 बजे वो शटर नीचे करता दुकान का, इस दौरान वो किस लिए वहां पे एसोसिएट है, वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? वो एक्टिविटी कर रहा है रिलेटेड टू गुड्स। अब सर ऐसे तो गलत है ये बात, आप गलत बोल रहे हो। मतलब क्यों? किसी बच्चे ने मुझे कहा था सर वो गुड्स के साथ सर्विसेज में डील करता है। यस जो बिजनेस सर्विस से डील करती है, सर्विसेज से वो ये टाइप का बिजनेस फाइनल अकाउंट नहीं बनाती है।
मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? तो जो भी आपने एड्स टू ट्रेड वाली बिजनेस देखी होंगी, एड्स टू ट्रेड मालूम है बिजनेस की एक एक्टिविटी है जो सर्विस डील करते हैं, वो ये टाइप का फाइनल अकाउंट नहीं बनाते, उनका फाइनल अकाउंट करने का तरीका अलग है। इसलिए हम यहाँ पे गुड्स से डील करने वाले जो दुकानें हैं उन्हीं का ही फाइनल अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं। और एक बात सुन लीजिए, जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड्स से डील करता है, किससे करता है, तो वो इनडायरेक्टली उसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड होती है। सर्विसेज भी, आप देखो गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है उसमें वो दो प्राइस ऐड करता है, कौन कौन सी, कॉस्ट प्राइस और दूसरी सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस जो ऐड होता है उसमें सिर्फ परचेसिंग प्राइस नहीं है, उसमें लगने वाले और भी उसके ऊपर लगने वाले खर्चे हैं। और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूड है, यानी वो प्रॉफिट काय का पैसे ले रहा है, जो ओनर अपनी सर्विस दे रहा है उसका वो प्रॉफिट इंक्लूड कर रहा है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस से जो हम गुड्स बेचते हैं उसमें गुड्स और सर्विस दोनों इन्वॉल्व होती है। इसलिए हम ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको समझा, क्लियर, गॉट इट? इसलिए गुड्स पे मिलने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम, बाकी सब इनडायरेक्ट। और मैंने थर्ड इनकम बता दी, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम की परिभाषा क्या है बताइए? जो बिजनेस मालक से ले अपने हक का, जो बिजनेस मालक से ले अपने हक का, उसको बोलेंगे पर्सनल इनकम। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ। पर्सनल इनकम में एक ही इनकम आती है आज तक, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गॉट इट? क्लियर पिक्चर, समझ में आया? अब मेरा मुद्दा ये नहीं है, अब 2 मिनट प्रॉफिट लॉस समझ लेते हैं और फिर डायरेक्ट आज हम जाएंगे कि आइटम्स, क्राइटेरिया समझ लिया। अब आइटम कौन कौन से, यानी मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब तो बता दिया, लेकिन अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गॉट इट? क्लियर? ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए अब सबसे पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब समझ लिया, इनडायरेक्ट का मतलब समझ लिया। हाँ, अब लॉसेस में आते हैं। ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, लॉसेस की परिभाषा क्या है चलिए बताइए। लॉसेस के 2 मीनिंग मैंने आपको सिखाए हुए हैं, बताओ। एक तो जब भी मैं कोई सर्विस नहीं ले रहा हूं, बदले में आउटपुट जा रहा है, आउटपुट गया मेरे यहां से, तो इट बिकम अ लॉसेस। एंड दूसरा लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। जब भी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सिंपल भाषा में, यानी जब भी मेरा खर्चा मेरी इनकम से ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट को मैं लॉस में कंप्यूट करूंगा। हेलो, खैर है, क्या बोला अभी स्टेटमेंट मैंने? बता क्या बोला मैंने इंग्लिश में? अभी स्टेटमेंट दिया एक, हाँ अभी मैंने लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया वो बता। ए, बिन पगारी वकील नहीं बनना। कॉन्सेंट्रेशन कहां है? कॉन्सेंट्रेशन कहां है तेरा? यस। तो सवाल यहां पे आता है कि जब भी मैं मेरी इनकम कम होती है मेरे एक्सपेंडिचर से, तो डिफरेंस अमाउंट को मैं लॉस बोलता हूं। जैसे एग्जांपल देखो, मैं 2 साल की तुमसे फीस ले रहा हूं 17,000 रुपए, 17,000 रुपीज 11 और 12 की मेरी सपोज फीस है। अब 17,000 रुपए मैं 2 साल की अगर फीस ले रहा हूं तुमसे, तो बताओ वो मेरी इनकम हुई, सर्विस आउट, इनपुट इन, बराबर कि नहीं? लेकिन एक बच्चे के ऊपर 2 साल को पालने का मुझे खर्चा भी तो आ रहा है। अरे वर्किंग एक्सपेंस लग रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं, प्लस ऑल एसेट्स का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी तो तुमसे निकालूंगा ना भाई मैं, सही कि नहीं? अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके पीछे टॉपिक है अपना, लास्ट टॉपिक वही था अपना। फिर उसके बाद आपके नोट्स के चार्जेस है, बुकलेट वगैरह लगते हैं हमको देने के, तो ऐसे दुनिया भर के खर्चे। सपोज मेरे को एक बच्चे के ऊपर खर्चा आ गया 18,000 रुपए, तो बताओ एक्सपेंस कितना हुआ 18, इनकम कितनी आ रही 17, तो बताओ क्या हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, दैट 1,000 इट बिकम अ लॉस फॉर मी। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन के पास इनकम भी आती है और उसको कुछ खर्चा भी होता है, तो वो खर्चा अगर ज्यादा हो गया इनकम से, तो हम तब कहेंगे कि वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो लॉस है। क्या है तुम्हारी? और दूसरा लॉस का मैंने आपको मीनिंग बताया था, कभी भी हम कोई सर्विस नहीं ले सॉरी, बट फिर भी मेरे यहां से आउटपुट गया, तो इट बिकम अ लॉस फॉर यू। और ऐसा आइटम है, आइटम क्राइटेरिया आइटम है डिस्काउंट।
याद करो, जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो याद करो, जब मैं कस्टमर को कैश डिस्काउंट देता हूं तो तब वो मेरे पास कौन सा काम करने आता। जैसे मैं एग्जांपल, अभी जतिन मेरा कस्टमर है, उसके पास 21,000 का बिल है, दे रहा नहीं, घड़ी घुमा रहा। उसको मैंने बोला कि जतिन एक काम कर, आज अगर पेमेंट करता हूँ 20 में टंटा तोड़ा, चल जान दे, खत्म कर विषय। अब वो क्या सोचेगा, जगह पे मेरे 1000 बच गए, अब उसके तो बच गए, लेकिन मेरे क्या हुआ है? अब 1000 रुपए डिस्काउंट अलाउड जो मैंने उसको किया, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मेरे हिसाब से तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना। अब 1000 रुपए मेरे को कम आए, आउटपुट गया मेरे यहाँ से 1000 रुपए का, लेकिन 1000 रुपए की मेरे को सर्विस आई क्या? नहीं। तो इसलिए कभी भी मेरे को सर्विस जब नहीं आती है फिर भी आउटपुट जाता है, तो दैट amount is considered as a loss in the business. Got it? That's why the major loss is, the item of major loss is discount allowed. क्या होगा वो? Got it? Clear? अब दूसरा प्रॉफिट क्या होता है भाई सर? क्योंकि ये आइटम पढ़ाने के सिवा मैं आपको बताऊंगा नहीं। आज ये पहले क्राइटेरिया खत्म करते पूरी, और फिर हम आते हैं आइटम्स पे। कहाँ आते हैं? यानी कौन से आइटम्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन से इनडायरेक्ट, और क्यों है। मैं सब में एक एक आइटम को मीनिंग बता के उसको इम्प्लाइड करूंगा, इम्प्लीमेंट। गॉट इट? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब सवाल आता है व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का दो मीनिंग है। जब भी आप कोई सर्विस नहीं दो, बट इनपुट आया, बट क्या आया, बिना सर्विस आउट किए इनपुट आया, तो दैट अमाउंट इज कंसीडर एज अ प्रॉफिट फॉर यू। That event is considered as a profit for you, and the other meaning of profit is excess of income over the expenditure. जब भी आपकी इनकम ज्यादा है और तुम्हारा खर्चा कम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो डिफरेंस अमाउंट है तुम उसको प्रॉफिट कंसिडर करोगे। ये ऐसा हो गया, खर्चा 98 और इनकम रुपया। समझा? खर्चा 98 और इनकम, यानी गाड़ी पटरी पे चल रही है सीधी। अगर मैं एक बच्चे के ऊपर 17,000 रुपये इनकम दे रहा हूँ और एक बच्चे के ऊपर मुझे 13,000 रुपये खर्चा रहा है, तो 4,000 जो बच रहे हैं वो मेरा प्रॉफिट। क्या हो गया मेरा वो? समझा आपको? क्लियर? अब इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉसेस का सबका मीनिंग समझ में आ गया। अब हम आते हैं उनके आइटम्स का। उसके लिए आपको प्रोफार्मा खोलना पड़ेगा। प्रोफार्मा यानी जो मैंने आपको बताया था। अब आप देखिए, आपकी बुकलेट निकालिए। अब बुकलेट के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आपको फाइनल अकाउंट करना है तो आपको समझना किसको पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस को। जब तक आप ट्रायल बैलेंस के नेचर को नहीं समझोगे तब तक कि आपको फाइनल अकाउंट कभी नहीं आएगा। ये बात याद करो, मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि क्वेश्चन आंसर पे कभी फोकस नहीं करना, फोकस करना लक्ष्य क्वेश्चंस पे। राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब सवाल आता है वो, अब अगर हम बात करें कि आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो मैंने आपको उसका नक्शा बना के दिया है। अब ये क्राइटेरिया वाले कौन कौन से आइटम है, तो आज हम देखने वाले हैं। अब देखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सबसे पहला कौन सा आइटम मिलेगा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट फाइनल अकाउंट जब बनाओगे तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जो भी आइटम दिखोगे उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब वो कौन कौन से आइटम है और क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आज से हम समझने जा रहे हैं। आज हम क्राइटेरिया नहीं, क्या डिस्कस करने वाले, आइटम। शुरू करें? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंस है वो है ओपनिंग स्टॉक। पहले बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस की परिभाषा क्या है। जो भी गुड्स, जब भी मैं बिजनेसमैन गुड्स परचेस करता है, परचेस, और वो परचेस करने के दौरान सप्लायर की दुकान से माल निकला और मेरे दुकान तक माल आया, वो आते आते जो भी खर्चा हुआ वो डायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर कि नहीं? ये नहीं समझे तो फिर अगर मैं गुड्स परचेस नहीं कर रहा हूं तो बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अरे यहां तो कॉमर्स करूंगा या तो इंडस्ट्री करूंगा, बिजनेस दो ही होती है ना। तो अगर मैं गुड्स बना रहा हूं तो बनाने के दौरान जो खर्चा है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर कि नहीं? तो आज वो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से है, क्यों है, आज हम समझेंगे। और मैं एक बात सुन लो, मेरी बेसिक लेवल एक बार क्रॉस हो गई तुम्हारे यहां से, फिर मेरा काम है तुमसे पूछना। देखो मेरा एक उसूल है, यहां तो तुम पूछो, यहां तो मैं पूछूंगा। क्लियर? ध्यान दो इधर। चलो अब हम देखते हैं पहला आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आज के बाद क्या आएगा तुम्हारा, डायरेक्ट एक्सपेंस। पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक का मतलब पता है क्या होता है? सुनो, जो माल पिछले साल बच जाता, पिछले साल की पिक्चर में बच जाता, जो नहीं बिका, अनसोल्ड हुआ, क्या हुआ, नहीं बिका, तो वो माल क्या मैं अकाउंटिंग बदलने के लिए फेंक दूंगा क्या? नहीं, इस पे ग्रहण लग गया।
अरे सिंपल है ना, अगर अपन दुकान में नए साल में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो गोइंग पीरियोडिक कंसेप्ट बोलते हैं अकाउंटिंग ऐसा करो नए साल में जैसे नई दुकान शुरू रही। अब ये अजम्पशन है ओनली, क्या है ये, इसको रियल में बैठ के दुकान में माल फेंक नहीं देना, ये लो लेके जाओ, तो ऐसा होगा फिर तुम्हारे पापा बोलेंगे नालायक दुकानदारी कर रहा कि मजाक कर रहा, बैठ, बराबर कि नहीं। तो अकाउंटिंग ईयर बदलता है सिर्फ, दुकान वही रहती, एम्प्लॉय भी होते हैं, सब तुमको शक्लें वही देखनी है, बराबर कि नहीं। अब जैसे तुम्हारा 11 का 12 बदला तो 11 से तुम 12 पे जब आए तो मैं बदला क्या, वही कड़वी शक्ल सबकी एक दूसरे की देखनी है, सही कि नहीं, हाँ बराबर कि नहीं। तो शक्लें बदलती नहीं, दुकान भी बदलता है, सब मतलब ऐसे कस्टमर एम्प्लॉय माल दुकान वही रहता है। तुम अगर नए साल में ये एक्सपेक्ट करोगे चलो नई दुकान में बैठेंगे, ऐसा नहीं होता, वो अजम्पशन है ओनली। क्या है ओनली, पीरियोडिक कंसेप्ट क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करो नए साल में नए सिरे से, यानी दुकान नहीं शुरू हो रही है, लेकिन ये ओनली अजम्पशन है। क्या है ओनली है। तो ओपनिंग स्टॉक इसको बोलते हैं, तो मैं ओपनिंग स्टॉक का मतलब बताऊंगा और वो डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है वो बताऊंगा, यानी हर एक के आइटम के आपको पहले मतलब बताएगा और फिर व्हाई इट इज कंसिडर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी आपको बताया जाएगा। क्लियर, हाँ। तो ओपनिंग स्टॉक इसको बोलते हैं जब मैं नए साल की शुरुआत करता हूं और पहले दिन पर मेरे दुकान में जो माल पड़ा रहता है, दुकान के माल जो पिछले साल का खरीदा, क्या था मेरा, हर्ष, बराबर है, जो पिछले साल, अब देखो पिछले साल जितना माल खरीदा होगा पूरा बिकाऊंगा क्या, अरे कुछ बच जाता ना भाई, बच जाता ना। तुम क्या अंतर्यामी हो क्या कि 10 लाख का माल तुमको पता था और 10 लाख का माल बिक गया, ऐसा नहीं होता, कुछ माल बचता है, बराबर कि नहीं। तो नहीं, ये साल अपन लेके आते, पहले तो अपन वही माल बेचते, याद करो, फीफो, फीफो बोलते, क्या बोलते हैं हम, फीफो, फीफो यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। हर दुकानदार फीफो मेंटेन करता है और जो फीफो मेंटेन नहीं करता है उसका डेड स्टॉक पूरा निकलता है और वो लॉस बेयर करता है। इसलिए दुकानदारी करोगे तो फीफो मेंटेन करना, क्या करना, फीफो का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। पहले जो पुराना माल है वो निकालना, नया वाला माल कस्टमर को बाद में दिखाना। याद करो कपड़े की दुकान में होता है, कपड़े की दुकान में पहले वो पुराना माल चुपका दे, अरे ऋतिक रोशन लग रहे तुम तो, अरे आपके लिए ही बना था, पहले वो निकालते पीछे का माल डेड स्टॉक निकले और फिर कस्टमर का नहीं बचना है, नहीं आया, फिर आपके कस्टमर का नहीं भैया जान दो मत दिखाओ, वापस मैं जा रहा अगली बार, अरे नहीं सर रुको अभी वो नया लॉट बाकी है, तो भाई पहले से निकाल, वो पहले निकालना था ना। इसलिए कपड़े की दुकान में जाओगे ना जल्दी खुश नहीं होना, वो पहले तुम्हारा डेड स्टॉक निकालता है, वो अपना तुमको चिपका के, रणबीर कपूर बनाकर, कभी शाहिद कपूर बनाकर, तुमको कटरीना कैफ बनाएगा कभी, ओके। वो से बोलेगा टेंडर रहते मान जाना, नहीं जब तक अपने आप को रणबीर कपूर नहीं दिखूंगा ऐसा, ठीक है बच्चे लोग, ओके डन। हाँ देखो इधर, तो हाँ बोल वरुण कुछ प्रॉब्लम बोलना है, हाँ। तो ओपनिंग स्टॉक हम किसे कहेंगे, सुनो, जब भी बिजनेसमैन जब डे 1 पे अपना नया अकाउंट हिसाब किताब शुरू करता है और पिछले साल का जो माल बच गया वो अपना ओपनिंग स्टॉक है। अब सर ओपनिंग स्टॉक तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, जैसे एग्जांपल को मैं सपोज 1 जनवरी 2005 की अकाउंटिंग कर रहा हूं, अब बताओ अब जनवरी स्टार्टिंग है तो दिसंबर कौन सा होगा, एंडिंग हुआ ना, अरे 12 ही महीने होते ना भाई, बराबर कि नहीं। अब इस 12 महीने के अंदर अब मैं पिछले साल का जो माल था 31 दिसंबर 2004 का जो बच गया, जो साल के एंड में नहीं बिका, वो मैं ये साल लेके आऊंगा, पहले तो वही बेचूंगा। तो वो जो डे 1 पे पिछले साल की जर्नी का जो मैं माल लेके आया उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब चलो सर ओपनिंग स्टॉक आपने समझा दिया, मानता, लेकिन ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है वो बताओ। आपने डायरेक्ट एक्सपेंस की बनी तो अलग ही बताई, कुछ क्या बता मैंने, जो एक्सपेंस परचेस और परचेस करने के दौरान लगा गुड्स को, वो डायरेक्ट यहाँ तो बनाने के दौरान लगा वो डायरेक्ट। तो सर व्हाई इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेरा परचेस कम करता, ये डायरेक्ट इसका कनेक्शन परचेस से। अब सर ये तो आप चुपका रहे सिर्फ हमको कुछ भी चुपकाने के लिए, समझा के दो कैसे, बराबर की नहीं, सुन लो ध्यान दो। देखो सिंपल बात है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्राइटेरियन आइटम पे आ रहे हैं, क्या है, हाँ यहाँ आज के बाद ओपनिंग स्टॉक क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्यों है समझ लो पहले। देखो हर एक बिजनेसमैन को अपना एक्सपेक्टेड टर्नओवर साल का पता होता है। अरे अगर तुम व्यापारी हो, तुम अगर बिजनेस में ध्यान दे रहे हो तो तुम्हारा माल साल भर में टेंटेटिव कितना बिकना है तुम्हें पता नहीं क्या, अरे पता नहीं है क्या, और अगर पता नहीं है तो दुकानदारी छोड़ दो, ध्यान नहीं है मतलब नालायक हो तुम्हारा।
बराबर कि नहीं, यानी मजाक मस्ती कर रहे हो दुकान में। अगर तुम सच में व्यापारी हो, तुम बिजनेसमैन हो, तो तुम्हें अपना एक्सपेक्टेड सेल पता होना चाहिए, और जितना तुम्हारा सेल है एक्सपेक्टेड, एक्चुअल नहीं, क्योंकि अपन अंतर्यामी नहीं है। साल भर में मेरा कितना बिक्री होता है मेरे को पता होना चाहिए। अगर मैं जानता हूँ तो, जैसे एग्जाम्पल मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैंने क्लास में देखो पूरी क्लास में डेस्क बेंच की भर के रखी क्या? नहीं। देखो आप नोटिस करो आपको कितना क्लास खाली है, क्योंकि मेरे को मालूम है डिमांड कितनी है, तो सप्लाई भी उतना ही करूँगा ना मैं। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन जब बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको पता है कि मेरे साल भर में कितना माल बिकना चाहिए, वो करता उतना ही है। तो अब हुआ क्या, अब जितना माल तुमको बिकना है तुम खरीदी भी उतनी करोगे। जैसे हर एक व्यापारी से पूछोगे कि तुमको साल का कितना खरीद लगता, तो वो बोलता कि साल में मेरे को 10 लाख का माल लग जाता। अभी 10 लाख का माल अभी साल शुरू भी नहीं हुआ अभी तक, तू पहले बता रहा 10 लाख का माल लगता, यानी इट इज योर एक्सपेक्टेड परचेज, राइट और रॉन्ग? जितना तुम्हारा बिक्री है तुम खरीदी भी उतनी करोगे ना, ज्यादा लेके क्या करोगे, आंग पे आ जाएगा ना। पूछो क्यों? ट्रेंड चेंज हो गया, और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया क्या मैम ने? नहीं पढ़ाया? आएगा। वो अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो डिमांड गिर जाती, फैशन चेंज हो गया तो डिमांड, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया तो डिमांड गिर जाती है ना। अजम्पशन है ना आपको लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ना अच्छे से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक व्यापारी को अगर अपना सेल पता है तो उसको वो खरीदी भी उतनी करेगा, बराबर कि नहीं? और गुड्स परचेस क्या है, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर तुमको पता है कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ माल पड़ा है, तो आप उतनी परचेसिंग और कम कर दोगे ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, सिंपल है, मैं बोलता कि मैं दुकानदार हूँ, कपड़े का माल व्यापारी हूँ, मेरे को साल में 10 लाख का माल लगता। क्या लगता? ये मुझे पता है, अगर मैं व्यापारी हूँ तो अच्छा वाला, ध्यान है तो बिजनेस में। और मुझे ये मालूम पड़ा, मेरा छोटू आता है एम्प्लॉय, बोलता कि भाऊ वो पिछले साल का माल बच गया। कितना बच गया? 2.5 लाख का माल बच गया सपोज। कितना बच गया? तो बताओ ये साल अगर 10 लाख का माल लगना है तो मैं खरीदी कितनी करूंगा? बराबर कि नहीं? तो बताओ ये ओपनिंग स्टॉक में एक तो गुड्स यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? तो यूज कर रहा हूं, और ये मेरा परचेस कम करता है, और परचेस से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सब क्या है मेरा। अगर ओपनिंग स्टॉक उतना नहीं होता तो उतनी मेरी खरीदी बढ़ जाती थी ना। सोचो, तो मैं मानूंगा कि ये भी मेरा परचेस का ही आइटम है, और इसलिए इट इज रिलेटेड विद परचेस, दैट्स व्हाई ओपनिंग स्टॉक इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। समझा? अगर मेरा माल पड़ा है ऑलरेडी तो मैं उतनी खरीदी कम करूंगा, तो मेरा परचेस कम हो रहा ना, तो कुल मिलाकर 10 लाख का माल बैलेंस हो जाएगा। समझा आपको क्लियर? तो इस परचेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक इज आल्सो माय डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? अब परचेस तो समझ में आया कि गुड्स परचेस, और परचेस करने के दौरान जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करना, क्योंकि ये मेरा परचेस कम करता। अरे जब भी आप माल सप्लायर से खरीदी करते हो क्रिश, और कुछ माल खराब निकला, क्या निकला? खराब निकला, तो आप रखोगे क्या वो माल? वापस करोगे ना। तो अगर कोई पूछे, जैसे साल भर में तुमने 15 लाख का माल लिया होगा, उसमें 1 लाख का माल वापस किया, तो तुम्हारा नेट परचेस कितना हुआ? 14 का। तो कोई पूछेगा भाई खरीदी कितनी किया साल भर की, तो हम क्या बोलेंगे? 14 की। 15 की बोलेंगे क्या? तो अब खरीदी 14 की किया तो खर्चा भी कितना किया, क्योंकि स्पेंड भी कितना किया होगा? 14। अरे सप्लायर को मैं दूंगा भी 14 लाख ही ना। समझ में आ रहा कुछ तुमको? तो कहने का मतलब यह है कि जितनी आप खरीदी करोगे नेट परचेस, आपका स्पेंड मनी भी उतना आएगा, और स्पेंड मनी उतना होगा तो खर्चा भी उतना ही गिरोगे। इसलिए परचेस माइनस करना, और ये परचेस रिटर्न माइनस मैंने आपको बेसिक प्रोफार्मा पढ़ाया हुआ है पीछे। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं वेजेस। अब वेजेस का मतलब हमारी क्या होता है? सुनो, अब वेजेस 2 टाइप के होते हैं, एक वेजेस, एक प्रोडक्टिव वेजेस, एक होता है डायरेक्ट वेजेस। 3 नाम है, और तीनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन है तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस। अब सुनो क्या है वेजेस का मतलब। जब भी आप कोई माल परचेस करते हो सप्लायर से, तो आपको हमाली देनी पड़ती है। जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी सपोज तुम्हारा गाड़ी पे माल आया, अब माल आया तो गाड़ी से लेकर अनलोड करना है, दुकान के अंदर डालना है, गोडाउन में डालना है, तो क्या तुम खुद लोगे? क्या तुम हमाल हायर करते, क्या करते हो? हमाल। वो हमाल को तुम जो हमाली दोगे, हमाली क्या दोगे? वो हमाली को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजेस। अब सर वेजेस का मतलब आपने बता दिया कि जब हम गुड्स परचेस करेंगे, उस परचेस करने के दौरान
जो मैं हमाली भरूंगा, यानी जो गाड़ी पे माल आया, जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज मैंने युवराज से नागपुर से माल मंगाया, युवराज मेरा सप्लायर, मैं दुकानदार, सोचना मेरे हिसाब से। हाँ, अब मैंने युवराज से माल बुलाया, कृष्ण तेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है, अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो पूछूंगा मैं, सत्संग सुनने नहीं आया तू मेरा यहाँ पे। हाँ, अब युवराज मेरा सप्लायर है जिससे मैंने माल परचेस किया। अब युवराज से नागपुर से मैंने माल लिया। अब नागपुर से जब मैंने माल मंगवाया, उस माल मंगवाने के दौरान अब गाड़ी पे माल आया मेरा। अब गाड़ी से दुकान तक, यानी गाड़ी खड़ी है दुकान के बाहर मेरी या गोडाउन के बाहर, अब गाड़ी से निकालना है माल और दुकान बनाना, तो मैं करूंगा क्या वो काम? नहीं, उसके बाद हमारे लगेंगे ना मेरे को। तो हमाल लिए, हमाल ने मेरे को 500 रुपये लिए सपोज। अब हमाल ने 500 रुपये लिए, तब जाके वो कट्टे, जो गाड़ी में कट्टे थे, वो माल निकला और मेरे गोडाउन तक या दुकान तक पहुंचा। वो जो भाड़ा मैंने भरा, वो जो हमारी भरी, हमारी हमारे को दिया, उसको अपन बोलेंगे वेजेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ये भी परचेस के करने दौरान, याद करो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई डायरेक्ट एक्सपेंस की, कि जब तक माल सप्लायर के दुकान से निकलते तक, जब तक मेरे दुकान तक माल आता नहीं, उसके बीच में लगने वाला जो भी खर्चा है गुड्स के ऊपर, वो सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमारी भी मेरी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब सर ये हो गई नॉर्मल वेजेस, जो वेजेस ऑन परचेस क्या होता है वो। हाँ, अब दूसरा होता है, कभी कभार सुनो, कभी कभार क्या होता है, हमारा संबंध किसी कस्टमर से अच्छा होता है। क्या होता है? और मार्केट का रूल क्या होता है? मार्केट का रूल है जो परचेस करेगा उसके पीछे लगने वाला खर्चा भी वही भरेगा, क्योंकि ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफर होती है। याद है, मैंने सब तुमको पीछे पढ़ाया हुआ ही है। हाँ, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा कस्टमर है, सपोज मेरा कस्टमर है अर्थ। अब अर्थ जो है मेरा दूर का रिलेटिव है, ठीक है। अब दूर का रिलेटिव है, तो रिलेटिव होने की वजह से क्या हुआ, अर्थ आया एक दिन, बोलता सर मेरे को ये माल चाहिए, माल लेना गुड्स। अब सपोज मेरी हार्डवेयर की दुकान है, क्या है मेरी, सीमेंट लेने आया, सीमेंट लेने। अब कस्टमर है मेरा वो, तो अर्थ ने सर कितने में से दूं, तो मैंने एक कट्टा 300 का लगाया, उसको 400 का था। तो अब से ऐसे 12 कट्टे लिए, कितने लिए उसने, तो 400 इंटू 12, 4 12 जा 48, 4800, बराबर कि नहीं। 4800 रुपए का उसका बिल बना। बोला सर ये एड्रेस है, भेज देना ना, ठीक है। 4800 रुपये उसने मेरे को दिए, 5000 रुपये दिए, 200 रुपये उसको वापस दिए। अब अगर कोई और कोई कस्टमर होता था तो उसने मेरे को एड्रेस दिए, एड्रेस में हमाल था। अब हमाल किसको बनाऊं, जान दो, एक्स नाम का हमाल था। तुम्हारे आजकल बच्चे बहुत सेंसिटिव है, तुम्हारा नाम लिया तो तुम ऐसे दिल पे लेते बात। अब एक्स नाम का एक हमाल था। हाँ बेटा तेरे को बनना है कि किसने सर बोला तो, हाँ ध्यान दो, जान देना बेटा, तेरे भाई ने पहले ही आज काम खराब किया, इधर भी आ जान दो। हाँ, तो अभी एक्स नाम का पर्सन था, नहीं बेटा ऐसे काम नहीं करता। अब एक्स नाम का पर्सन था, उसको वो हमाल था, क्या था, हमाल था, बराबर है। उसको मैंने बोला ये माल निकाल और पहुंचा, और उसके घर के नीचे उतार के आना दूसरे मंजिले पर, सपोज घर दूसरे मंजिल निकाल के आना। कितने लेगा वैसा देखो, निकाल यहाँ से उठाऊंगा और वहां पे दूसरे मंजिल पहुंचाने पर ये 12 कट्टे जो है इसके लूंगा मैं 5 रुपए कट्टा। अब 5 रुपए कट्टा तो 12 कट्टे होता, 60 रुपए होते ना। हाँ 60 रुपए लूंगा, हमाली बोला, क्या बोला, हमाली 60 रुपए अलग से उठाने के और वहां तक पहुंचाने के, यानी पहुंचाने के मतलब रिक्शा के नहीं, सिर्फ यहाँ से उठाऊंगा माल तुम्हारे गोडाउन से और उसके गोडाउन कस्टमर के यहाँ पे जाऊंगा और आप बोल रहे हो दूसरे मंजिल में तो पहुंचा के दूंगा, वो पहुंचाने के 60 रुपए, बाकी भाड़ा अलग, भाड़ा अलग, ये सब उठाने के 60 रुपए हमाली। तो जो हमाली है अब चाहता तो मैं एक चिट्ठी पे लिख सकता था 60 रुपीज वेजेस दे देना, हम ऐसे करते, कस्टमर को हम लिख के इतने चिट्ठी भाड़ा दे देना, हमारे दे देना, हम क्यों भरे। अरे भाई जिस वक्त उसने मेरे को माल लिया उस वक्त सेल हो गया, सेल हो गया तो उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर, उसके पीछे लगने वाला खर्चा मैं क्यों करूं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है, सेल के बाद ओनरशिप चेंज, ओनरशिप चेंज तो खर्चा भी कौन करेगा, अर्थ। अभी 60 रुपए किसको भरने चाहिए थे, अर्थ को। कोई और कस्टमर होता तो सही में उसको बता मैं ये 60 रुपए ले लेना, बराबर की नहीं, बराबर की नहीं।
लेकिन अर्थ मेरा रिलेटिव है, कभी कभार संबंध देखने पड़ते हैं, वो संबंध होने की अच्छी वजह से, रिलेशन अच्छी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कभी कस्टमर के ब्याह में खर्चा हम भर देते हैं, तो उसको बोलते हैं वेजेस ऑन सेल्स। क्या बोलोगे? जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ना तो ये वेजेस मेरे गुड्स को परचेस करने के दौरान लगा और ना ही गुड्स को बनाने के दौरान लगा। तो वेजेस ऑन सेल जो है उसको इनडायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सर ये आप बता रहे हो किताबों में, अच्छी बात है, ऐसा होता नहीं, होता है। कब? जब हम सामने वाले को पहुंच का सौदा देते हैं। किसी कस्टमर को हम बोलते हैं कि तेरे दुकान तक माल आता है, बीच में खर्चा मैं करूंगा चल, तो वो पहुंच का सौदा होता है। क्या होता है? तो अगर आपने पहुंच का सौदा दिया हुआ है तो आपको उसके पीछे सेल करते वक्त भी खर्चा करना है, और सेल करते वक्त खर्चा जो है वो इनडायरेक्ट है, करना है तो करो, लॉ बोलता है, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि मार्केट रूल है, जो परचेस करेगा वही भरेगा। इसलिए आप देखो, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? पीएनएल के डेबिट में जाते हैं। देखो, तो आप अगर पीएनएल अकाउंट का प्रोफार्मा खोलोगे तो आपको इनडायरेक्ट वेजेस दिखेगा, आपको यहाँ वेजेस ऑन सेल्स, और नहीं दिख रहा तो लिख दो, नहीं दिख रहा, हाँ ये अनप्रोडक्टिव वेजेस है ना, इसी को ऑब्लिक करके लिखो वेजेस ऑन सेल्स या इनडायरेक्ट वेजेस। तो आपने क्या सीखा? अगर सिर्फ वेजेस है, वेजेस नाम, तो इट इज इंप्लाइड इट इज ऑन परचेस, क्लियर। बट अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कर रहे हो, भरो, कोई शौक है तो करो, लेकिन वो आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। स्पेशली वेजेस ऑन सेल या इनडायरेक्ट वेजेस दिखाना पड़ेगा आपको। समझा आपको क्लियर यहाँ तक के पिक्चर? हाँ, अब सुनो, अब वेजेस का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। अब एक होता है प्रोडक्टिव वेजेस। क्या होता है? हाँ, अब प्रोडक्टिव वेजेस प्रोडक्शन करने के दौरान लगता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री, भूल जाओ हार्डवेयर, गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री। अब गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री में जो लेबर सुबह से लेकर शाम तक के मेरे पास आ रहे हैं, और रोज के मैं उनको 200 रुपए पर लेबर दे रहा हूँ, वो टोटल लेबर जो मैं साल भर का वेजेस काउंट करूंगा, उस वेजेस को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस, जो एक्चुअली मेरे गुड्स को बनाने के दौरान लगी, जो नेसेसिटी एक्सपेंस है मेरा, जिसके सिवा माल बनेगा नहीं, माल बनाते ही तो बिकेगा क्या, मैं ट्रेडिंग कैसे करूँ। इसलिए वो जो वेजेस मैं जो फैक्ट्री के अंदर माल बनाने के दौरान कर रहा हूं उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव वेजेस। समझा? अब एक होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। ये क्या है भाई? देखो सब कनेक्टेड है, एक साथ पूरी पिक्चर सुनानी पड़ती है। देखो मैं ऊपर नीचे आपको आइटम बता रहा हूं। देखो इनडायरेक्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है तुम्हारा? अभी होता क्या है समझ लो। देखो अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है जो सपोर्टिंग नेचर की वजह से। अब सर ये बात समझ में नहीं आई, आप डिटेल में रहो। देखो सिंपल, पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है? कोई बच्चा छूट रहा तो नहीं यहाँ पे? अगर एक भी बच्चा छूट गया तो फिर सब काम खराब हो जाएगा, और कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक जो खराब हुआ है। लेकिन अगर तुमको फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे। हाँ, ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, यहाँ तो बंद होंगे, यहाँ तो खत्म हो जाओगे। ये 10 दिनों के बाद यहाँ तो फाइनल अकाउंट तुमको प्यार होने लगेगा, यहाँ तो नफरत हो जाएगी। सिंपल बात है। प्रोडक्टिव वेजेस, देख प्रोडक्टिव वेजेस ये होता है कि जब हम फैक्ट्री कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ तो अगर तू परचेस नहीं करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बराबर है अर्पित? तो अगर मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान अगर तुम कोई खर्चा कर रहे हो, हमारी लेबर्स को, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, क्योंकि वो इनडायरेक्टली गुड्स पे लग रहा, बराबर कि नहीं? जैसे मेरी गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री है, मेरे पास रोज लेबर आ रहे हैं 5, एक कारीगर, 2 हेल्पर और 2 सुखाने वाली बाइया। अरे वो उंगलियां सुखाने के लिए आती है, समझ? अरे थोड़ा फीलिंग करके, ऐसे 5 लोग रोज लेबर आ रहे हैं। अब इसको दे रहा मैं रोज की 300 रुपए, नहीं 400 रुपए, इसको दे रहा मैं 200 रुपए रोज के, और इसको दे रहा मैं 200 रुपए, जान दो ऐश कर। अब ऐसे करके 400, ये 800 होते ना, 8, ये 400, ये 800 और ये 800, कितने हुए? कितने हो बताओ नालायको? 2000 रुपए रोज की मैं वेजेस बांट रहा हूं। ऐसे साल भर में अगर मैं 300 दिन क्यों पकड़ रहा हूं?
60 दिन छुट्टियां पकड़ो, क्या होगा? छुट्टियां। अरे साल भर में 365 होते ना, तो 65 दिन छुट्टियां पकड़ो। तो 300 दिन साल में अगर मैं काम चला रहा हूँ। देखो जनरली वेजेस डेली बेसिस पे होती है, क्या होती है? मंथली बेसिस पे नहीं। हाँ तो कितने होते हैं? 6 लाख रुपए। पक्का? डन कर दूं? 6 2 जा 3 2 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 6 लाख। 6 लाख रुपए मैं साल भर की जो वेजेस पे कर रहा हूँ हमारी, वो मेरा प्रोडक्टिव वेजेस हुआ। क्या वो मेरा वो? क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये हेल्पर, ये अगर लेबर नहीं होते थे तो बताओ मेरा प्रोडक्शन होता था क्या? नहीं। अब एक होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, समझना पड़ेगा तुमको क्या होता है। सुनो, देखो ध्यान दो, साल भर जो मैं लेबर पाल रहा हूँ उनको मैं फैक्ट्री के अंदर जो हमारे दे रहा हूँ हमारे यहाँ, उस हमाली को अपन बोलेंगे प्रोडक्टिव वेजेस। क्या बोलेंगे? लेकिन क्या होता है, एक टाइम आता है जहां पे हमारी डिमांड बढ़ जाती है, हमारी मतलब गुड्स की मेरी नहीं है, गुड्स की। और गुड्स की डिमांड इतनी बढ़ती है कि हम सप्लाई तक नहीं पहुंच पाते। उस टाइम को अपन बोलते हैं सीजन। क्या बोलते हैं? सीजन बोलते हैं यही, जहां पे डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई पहुंचा नहीं पाए। बराबर कि नहीं? और हर एक लाइन का बिजनेस का सीजन आता है। क्या आता है? उस सीजन में हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, राइट? तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको एक्स्ट्रा के हेल्पर की सपोर्ट की जरूरत होती है, टेम्पररी हायर करते हैं हम लोग। तो जो टेम्पररी उस सीजन टाइम तक के हम जो टेम्पररी वो लेबर हायर करते हैं, उनको भी तो मुझे हमाली देनी पड़ेगी कि नहीं? तो वो जो टेम्पररी नेचर का सपोर्ट करने के लिए जो मैंने लेबर हायर किए, सब सपोर्ट करें इनको बस, तो उसको अपन उसको जो वेजेस दिया, उस वेजेस को हम अनप्रोडक्टिव वेजेस देंगे। अब सर ये तो गलत हो गया, आप तो बोले परचेस और बनाने के दौरान खर्चा आया, ये भी तो बनाने के दौरान खर्चा आया। नहीं, सुनो अब एग्जाम्पल पिक्चर समझ लो पहले। मैं वेजेस पे यहाँ पे रुक जाता हूँ, फिर बाकी आइटम कल देखेंगे है डिस्कस। लेकिन मैं सुनो लाइफ में एक ही बार एक ही आइटम पढ़ाऊंगा, एक आइटम एक ही पढ़ूंगा डिटेल में, उसके बाद कभी मेरे यहाँ से डिटेल नहीं होता वो चीज़ें, फिर सब इम्प्लाइड क्या होगा, इन्हें अप्लाई करूंगा सब उसको। सुनो देखो बच्चा लोग समझ जाओगे आज ऐसे लोग। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री है। अब गोल्ड फिंगर की फैक्ट्री में मैं रोज 5 लेबर हायर कर रहा हूं, और सुबह से लेकर शाम तक के 5 लेबर मेरे यहाँ पे टोटल मिलाकर काम कर रहे हैं। कौन? एक स्किलफुल पर्सन है, एक 2 सेमी स्किल है, और ये 2 अनस्किल लेबर है। लेबर 3 क्राइटेरिया में होते हैं, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल। स्किलफुल यानी कारीगर, सेमी स्किलफुल जिसको कारीगरी भी आती है, हेल्पर भी आती है, हेल्पर। और जो हेल्पर होते हैं उनको अनस्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्किल लेबर। अब साल भर मेरे 5 लेबर से मेरा काम चल जा रहा है शाम, लेकिन हुआ क्या, अब आ रही ठंडियां। क्या आ रही? अजूम को ठंडियां आ रही, और ठंडियों में पुंगलियां बहुत बिकती, बारिश में और ठंडी में। आप देखा है, ठीक है ना? ठंडियों में अपने को गरम गरम खाने की इच्छा होती है, तो पुंगलियां बहुत तल की खाते लोग, बराबर कि नहीं? तो फिर हुआ क्या, अब ठंडियों में मेरी डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन ये 5 लेबर बोलते हैं कि भाऊ हमसे हो रहा नहीं। तो अब 2 महीने सब ठंडियों के 2 महीने में मैं 2 एक्स्ट्रा लेबर हायर कर रहा हूं। और ये एक्स्ट्रा लेबर को मैंने बोल दिया देखो भाई तुमको काम नहीं करना है, क्योंकि तुमको काम आता भी नहीं है, और ना ही मैं तुमको सिखाऊंगा। मैंने उनको बता के लिया कि भाई देखो मेरे पास 2 महीने ही काम है, ये 2 महीने के बाद मेरा रेगुलर काम चल रहा है, वही काम करेंगे लोग बस। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? पिक्चर के साथ समझा के दे रहा हूं, समझो। हाँ, अब 2 लेबर को मैंने काम किया दिया, सिर्फ तुम क्या करो, माल बन रहा है ना, कट्टे सिर्फ रखते जाओ, जो मैं माल बेच रहा हूं वो रखवा दिया हो। क्या बोला उन्होंने? पहले ट्रक आ रही है, यहाँ पे ट्रक आ रही है, मेरे बाकी लेबर सिर्फ काम करने में लगन दो, क्योंकि उनको काम पता है कैसे हो रहा है। अरे कारीगर को मशीन चलाने आ रही बराबर, सेमी स्किल वाले को पता है कि मेरे को मशीन कारीगर को हेल्प कैसे करना है, और ये भाइयों को पता है कि मेरे को सुखाना कैसे। तो इनको डिस्टर्ब मत करो, ट्रक जो आ रही सिर्फ तुम क्या करो, माल भरते जाओ, माल। तो इनडायरेक्ट देखो वो आ रहे मेरे काम सेलिंग में ही, पर्पस में। देखो मैंने क्या बोला, ट्रक आ रही यहां से, माल सिर्फ भरते जाओ, बराबर क्रिश माल। तो जो लेबर 2 महीने के लिए हायर किए, उनको जो मैंने वेजेस पे किया, उसको अपन बोलेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस, जिसने प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट किया।
और उनको जो मैंने पे किया वो हो गए अनप्रोडक्टिव वेजेस। समझा क्लियर? जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है मेरा वो, क्योंकि ना तो वो प्रोडक्शन वेजेस जो है ना प्रोडक्शन करने के दौरान लगा और ना ही गुड्स को परचेज करने के दौरान, ये अदर एक्टिविटी करके हमने जो किया माल बेचना है उस पर लगा। बाकी आइटम कल डिस्कस करते हैं। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।